राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसकी लास्ट क्लास में हमने उपभोक्ता बाजारों के खंडीकरण के आधारों के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संगठनात्मक बाजारों के खंडीकरण के आधार। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संगठनात्मक बाजारों के खंडीकरण के आधार यानी कि बेसिस फॉर सेगमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट्स। तो देखिए, संगठनात्मक बाजारों का खंडीकरण बहुत से उन्हीं चरों का प्रयोग करके किया जा सकता है जिनका उपभोक्ता बाजारों का खंडीकरण करने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़े हैं उपभोक्ता बाजारों के खंडीकरण के आधार, उनके आधार पर भी हमारे संगठनात्मक बाजारों के खंडीकरण किए जा सकते हैं। चाहे वो भौगोलिक खंडीकरण हो, मनोवृत्त खंडीकरण हो, जनांकीय के खंडीकरण हो, कोई से भी खंडीकरण है जिसके आधार पर हम संगठनात्मक बाजारों का खंडीकरण कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ उपभोक्ता किस प्रकार का लाभ चाहते हैं और उत्पाद की उपभोग दरें क्या हैं, इस आधार पर भी कंपनियां अपने संगठनात्मक बाजारों का खंडीकरण कर सकती है। संगठनात्मक बाजारों के लिए विशिष्ट खंडीकरण विधियां जो हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो संगठनात्मक बाजार हैं वो उपभोक्ता बाजारों के आधार पर खंडीकरण तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उससे अलग जो विधियां हैं अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा ग्राहक प्रकार का खंडीकरण। इसके अंदर ग्राहक के प्रकार को देखकर, यानी ग्राहक किस प्रकार का है, यह देखकर खंडीकरण किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता प्रायः अलग अलग प्रकार के लाभ की तलाश में रहते हैं और उनको विभिन्न प्रकार के विपणन मिश्रण द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर जो संगठन है वो क्या देखते हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो किस प्रकार का है, यानी कि वो हमारे से क्या चीज़ चाहता है। ठीक है। तो कई ग्राहक होते हैं जो उनको अपने सिर्फ लाभ से मतलब होता है, उन्हें ये चीज़ से मतलब नहीं होता कि जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है। तो उन्हें अपनी सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। और कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्वालिटी से भी मतलब होता है, उनकी रेंज से भी मतलब होता है, सब चीज़ से मतलब होता है। ठीक है। तो इस टाइप से हम जो ग्राहक के प्रकार को देखकर, यानी कि जो ग्राहक है वो क्या चाहता है, वो किस तरीके का ग्राहक है, उसके बेसिस पर हम खंडीकरण कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड आता है हमारा ग्राहक आकार खंडीकरण। यानी कि जो ग्राहक का जो आकार है, यानी कि वो ग्राहक है वो कितना परचेज करता है, क्या वो स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करता है या वो बहुत ज़्यादा माल खरीदता है, तो इसके आधार पर भी हम खंडीकरण कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर ग्राहक के आकार को देखकर खंडीकरण किया जाता है। बड़े और छोटे ग्राहकों को बिक्री करने के लिए अनेक कंपनियां अलग अलग प्रणालियों को काम में लाती हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर कोई ग्राहक है जो बहुत ज़्यादा माल खरीदता है और डेली बेसिस पे माल खरीदता है, अगर वो ग्राहक का जो आकार है उसका जो काफ़ी बड़ा है, तो उसके लिए हम अलग प्रणाली को काम में लाते हैं और जो छोटे ग्राहक होते हैं उनके लिए अलग प्रणाली काम में लाते हैं। वो कैसे कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे रेगुलर ग्राहक होते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे से सामान खरीदते हैं, हम उन्हें कुछ स्कीम भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इनके आधार पर भी हम खंडीकरण कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा आता है क्रय की स्थितियों के खंडीकरण। यानी कि इसके अंदर क्रय की स्थिति को देखकर खंडीकरण किया जाता है, यानी क्रय किस प्रकार का है। संगठनात्मक बाजारों में सामान्यतः 3 प्रकार की क्रय स्थिति होती हैं: नई खरीद, संशोधित पुनः खरीद और सीधी पुनः खरीद। ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर देखा जाता है कि जो हमारे ग्राहक हैं वो क्रय कर रहे हैं तो उसकी स्थिति क्या है, वो किस प्रकार का क्रय कर रहे हैं। क्या वो नए प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, क्या वो पहली बार खरीद रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। ठीक है। तो उनको अलग ग्रुप में रखा जाता है। संशोधित पुनः खरीद, यानी कि जो हमारे कंज्यूमर हैं वो हमसे पहले भी खरीद चुके हैं, लेकिन उसकी जगह पे वो थोड़ा सा संशोधन करके या कुछ चेंज वेंज करके कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो उनको हम अलग ग्रुप में रखते हैं। ठीक है। और सीधी पुनः खरीद, यानी कि वही चीज़ जो एक बार वो प्रोडक्ट परचेज कर चुके हैं, क्या वो दोबारा वही प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। ठीक है। तो उसके आधार पर भी हम उनको अलग रख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी क्रय की स्थिति होती है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो किस तरीके का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्या वो नए प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं या कुछ चेंजेस करके खरीद रहे हैं या डायरेक्ट वही चीज़ें परचेज कर रहे हैं बार बार, तो उनके आधार पर हम खंडीकरण करते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं क्या उनके अंदर कुछ कमियां हो रही हैं अगर वो चेंज करके खरीद रहे हैं। ठीक है।
और अगर वो बिल्कुल बार बार वही चीज़ें खरीद रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें प्रोडक्ट अच्छा है और हमें उसके अंदर दिन प्रतिदिन अच्छा ही करना है, ठीक है। तो इसलिए हम इनके आधार पर भी जो ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट होती हैं वो उनके अंदर खंडीकरण करती हैं। ओके, तो ये थे हमारे संगठनात्मक बाजारों के खंडीकरण के आधार। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।